हेलो स्टूडेंट्स, कल ये हम लोगों का एक प्रश्न है जो छठवां हम लोग कर रहे थे, तो वो हम लोग का आधा ही हुआ था, तो उसको आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये प्रश्न था कि तीन प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है 6 ओम है। करा कि इनको जो है किस क्रम में संयोजित किया जाए कि इनका परिणामी जो प्रतिरोध का मान जो है वो 4.5 प्राप्त हो और फिर कह रहा है 4 ओम प्राप्त हो। इसमें हमने जो दूसरा पार्ट था उसको पहले कर लिया था और इसमें बोला था कि 2 ओम को श्रेणी क्रम में और 3 ओम और 6 ओम को अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दें तो हम लोग को परिणामी जो है वो 4 ओम प्राप्त हो रहा था। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये समांतर क्रम है तो इनको हम लोग इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। पहले आर डैश, तो ये हो जाएगा R2 इंटू R3 बटा R2 प्लस R3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 ओम गुणित 6 ओम बटा 3 ओम प्लस 6 ओम। तो ये हम लोगों का 18/9 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 आएगा। तो इन दोनों का ये हम लोगों को आ गया परिणामी 2 ओम और ये 2 ओम। तो ये और ये दोनों जो हैं श्रेणी क्रम है तो इनको जोड़ देंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R डैश इक्वल बराबर आ जाएगा और ये 2 + 2 बराबर 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल जो है हल कर लिया था। ठीक है, अब इसमें से इसका ये जो पहला पार्ट था उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने बोला था कि ये जो हम लोग जो है 3 ओम का प्रतिरोध है इसको श्रेणी क्रम में और 2 ओम जो 2 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दे तो हम लोगों को ये 4.5 जो है मिल जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग इसको R1 R2 R3 नाम दे देते हैं, R1 R2 और ये R3। तो हम लोग R2 और R3 का जो है परिणामी निकाल लें तो ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनके हमने परिणामी निकाला तो R डैश बोलेंगे। तो ये क्या होगा R2 इंटू R3 बटा R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 6 बटा 2 प्लस 6। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 6 दूना 12 बटा 8 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दें तो ये 4 दूना 8 और ये 4 3 12 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 को 2 से भाग देंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 ओम आ गया। तो इन दोनों का परिणामी हम लोग को मिला 1.5 ओम। अब इसमें हम लोग 3 ओम में क्या करें, इसको जोड़ दें क्योंकि ये 3 ओम इन दोनों के श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R डैश। तो R1 हमारा है 3 ओम और ये कितना है 1.5 ओम। इसको हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को मिल जाएगा 4.5 ओम। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3 ओम और 3 ओम के श्रेणी क्रम में 2 ओम और 6 ओम को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग को परिणामी जो मिल जाएगा वो 4.5 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का छठवां प्रश्न भी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपको जो है पेपर में देखने के लिए मिलेंगे सारे प्रश्न, तो इनको जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। ठीक है, आपके पेपर में इसी में से कुछ ना कुछ जो है सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न एक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कह रहा है कि एक निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर R2 बराबर R3 जो है 30 ओम दिया गया है। तो ये R1 R2 और R3 जो हैं ये सभी के सभी 30 ओम के प्रतिरोध हैं, 30 ओम के जो है ये प्रतिरोध हैं। और कह रहा है कि R4 और R5 जो है 20 ओम के हैं। तो ये जो है ये 20 ओम के और ये भी जो है वो 20 ओम का प्रतिरोध है। और कह रहा है R6 जो है वो 10 ओम का प्रतिरोध है। R6 कितने ओम का है 10 ओम का प्रतिरोध है। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है। तो बैटरी का इसमें विभव दिया गया है वो 12 वोल्ट है। और इसमें अमीटर और एक कुंजी लगा हुआ, ये पूरा परिपथ है। तो इसमें कह रहा है कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो R इक्विवेलेंट, इस पूरे परिपथ का हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R इक्विवेलेंट ज्ञात करना पड़ेगा। तथा इसे पूछ रहा है बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें से बैटरी से कितनी विद्युत धारा जा रही है हमको वो भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब विभव हमको पता ही है, अगर हमको इसका तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का पता चल जाए तो हम लोग विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो तीनों प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में हैं, तो इनके हम लोग तुल्य प्रतिरोध को R डैश बोलेंगे। और ये दोनों भी जो है समांतर क्रम में है तो इनको हम लोग जो है
आर डबल डैश बोलेंगे। और ये जो है इन दोनों के क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का, तीनों का जो है तुल्य प्रतिरोध और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल करके जोड़ देंगे और इसमें इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ पर हम लोग हल लिख लेंगे, हल कि चूँकि R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम लोग आर डैश बोलेंगे। तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/r डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जो है 30-30 के हैं, तो इसको हम लोग अगर हल कर लें तो ये 1/r1 जो हमको मिल जाएगा 1/30 प्लस 1/30 अब प्लस 1/30, तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा 3/30 और इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से हम लोग जो है R1 निकाल सकते हैं। तो R1 हमको मिल जाएगा कितना, तो R1 हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, इसको हम लोग पलट देंगे तो R1 हमको सॉरी आर डैश सॉरी ये आर डैश है, आर डैश, तो आर डैश हमको मिल गया 10 ओम। ठीक है, तो उसी तरह से ये दोनों जो हैं 20-20 ओम के हैं, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे चूँकि R4 व R5 जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो उसको आर डबल डैश बोलेंगे, तो ये 1/r डबल डैश हो जाएगा 1/r4 प्लस 1/r5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 2/20 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आर डबल डैश आ जाएगा, इसको जब हम लोग पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो इसका मतलब इसका भी जो है, इसका भी देखिए तुल्य प्रतिरोध हमको 10 ओम मिला और इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना मिला 10। तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, और ये R6 भी इसी के क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो है आर डैश आर डबल डैश व R6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, इसलिए यह अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो R इक्विवेलेंट होगा, जो परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, R डैश प्लस R डबल डैश और प्लस R6 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी देखिए 10 ओम आया था, ये भी 10 ओम आया था और ये भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है 10 ओम। तो टोटल हमारा आ जाएगा 30 ओम। तो इसका मतलब हमको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया कितना, 30 ओम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो पहला पार्ट था, जो हमसे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था, वो निकल गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं कि परिपथ में वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर बैटरी से ले जाने वाली धारा, यहाँ लिखेंगे बैटरी से ली जाने वाली धारा, बैटरी से ली जाने वाली धारा हम लोग निकाल लेंगे। तो ओम का नियम लगा दें तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R इक्विवेलेंट। तो V हमको दिया गया है 12 और R इक्विवेलेंट हमने निकाला है 30। इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा और ये 3 दहा में 30। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर।
तो हमको धारा मिल गई आई बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा धारा का मान आ गया 0.4 एम्पियर। और ये हमारा जो आ गया था आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो आया था हमारा परिपथ का वो आया था 30 ओम। ठीक है, तो ये हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया और ये हमारा आ गया 0.4 एम्पियर हमारा तुल्य धारा जो परिपथ से ले जाएगा। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से इसको समझ लीजिए। एक बार फिर से हम लोग इसको जो है समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये R1 R2 R3 जो है ये समांतर क्रम में है, तो इनका हमने निकाला था तो अभी 10 ओम आया था। हाँ, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और ये R4 और R5 भी जो है ये समांतर क्रम है, इनको भी हमने निकाला था, इसका भी जो है तुल्य प्रतिरोध हमको 10 मिला था। और ये R6 और ये तीनों जो हैं श्रेणी क्रम में थे, इनको हमने तीनों को जोड़ दिया था तो हमको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल गया था। और उसके बाद हमको बैटरी का विभव दिया गया था, तो हम लोग ओम का नियम लगा करके I बराबर V/R इक्विवेलेंट से हमने धारा निकाल ली और ये हमको मिल गया धारा कितना 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हम लोग का 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो एक चालक है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लीजिए कि एक चालक है, ये चालक है, कोई चालकता, और इसमें जो धारा है, ये चालक है, इसमें जो धारा है वो I जो है वो 2 एम्पियर है। ठीक है, करा 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा इसमें पूछ रही है कि 2 सेकंड में, तो ये t इसमें हमको दिया गया है, t बराबर 2 सेकंड। और इसमें जो धारा है वो I भी हमको दिया गया है कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लें तो हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है। इसमें जो हमको आवेश को ज्ञात करना है, तो इसमें जो Q है वो हमको ज्ञात करना है ना। तो धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। तो हमको यहाँ पर Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हो जाएगा I/T। तो इसमें I/T हमको I भी दिया गया है क्वेश्चन में, उसको भी रख दें 2 एम्पियर, और समय भी दिया गया है 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4। तो ये 4 कूलाम जो हो जाएगा हमारा, ये 4 कूलाम जो हो जाएगा, हाँ, ये आवेश हो जाएगा। ठीक है, आवेश जो हो जाएगा वो 4 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा Q बराबर 4 कूलाम। कूलाम जो है ये आवेश की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 8वां प्रश्न भी हो गया। और ये 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 9वां जो है वो लेंस से संबंधित हो रहा है, तो इसमें दर्पण से। तो इसमें कह रहा है कि एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण के सम्मुख इसकी जो फोकस दूरी है वो हमको दी गई है। तो फोकस दूरी हम लोग को पता है इधर की तरफ होगी, ये F बिंदु होगा। ठीक है, फोकस दूरी कह रहा है कि सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी 16 है और वस्तु यहाँ पर रखी गई है, मान लो यहाँ पर रखी गई वस्तु। ठीक है, यहाँ से इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कह रहा है उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में बनाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक किरण इस तरह से ले जाएंगे और ये वाली किरण जो होगी कहाँ से जाएगी, तो इसके फोकस से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और एक दूसरी किरण ले जाएंगे जो इसके वक्रता केंद्र से जा रही हो। ठीक है, इसके वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण, तो इसको इस तरह से ले जाएंगे। तो देखिए ये किरण इस तरह से पड़ेगी तो इधर जाएगी और फिर ये इधर से इधर चलेगी। तो ये देखिए दोनों किरणें जो हैं ये क्या हो रही हैं, आगे की तरफ फैलती जा रही है, ये आगे की तरफ नहीं मिल रही। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो जब इनको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे
तो पीछे मिलाने से बढ़ाने से ये कहीं पर मिलेंगे, तो ये यहाँ पर इसका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किरण आरेख हो गया। तो ये हमारा जो बन गया, ये बन गया ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब हो गया और ये ए बी जो थी हमारी वस्तु थी। ठीक है, तो ये इसका किरण आरेख हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ पे जो जो दिया गया उसको हम लोग नोट कर लें। तो हमको ये वस्तु की दूरी जो है u दी गई है वो ऋणात्मक होगी, वो -8 सेंटीमीटर हो गया। और फोकस दूरी हमको दी गई है कितना, -16 सेंटीमीटर, वो भी ज्ञात है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र लगा दें। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा लेते, ये आ जाएगा 1/v और प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/8 = 1/-16। ठीक है, तो इसको हम लोग उधर पक्षांतर कर दें क्योंकि हमको भी ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 1/v बराबर, ये उधर चल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/8 - 1/16। इन दोनों का लस लेकर के अगर हल करें तो ये 1/v जो आ जाएगा वो 16, इसको इससे भाग देंगे तो आएगा जो है हमारा 8 से 16 में भाग देंगे तो आएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा इधर, और ये माइनस ये 16 से भाग देंगे 1, इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/v बराबर 1/16। और इसको हम लोग पलटते हैं, तो इसको अगर हम लोग पलट दें तो ये आ जाएगा v बराबर +16 सेंटीमीटर, +16। तो देखिए यहाँ पर जो हमको ये प्रतिबिंब की स्थिति आ रही है वो धनात्मक आ रही है। धनात्मक आ रही है इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसकी हम लोगों को प्रकृति बतानी है, कि पूछा है कि प्रकृति भी बताइए प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर प्रकृति हम लोग लिख लेंगे कि प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए अब वहाँ पर कैसा बन रहा है, तो ये आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, तो ये स्थिति और प्रकृति हो गई। तो इस तरह के प्रश्न जो आएंगे आपको करने होंगे। तो ये जो है प्रश्न आपको 4 नंबर का दिया गया था पेपर में, ये 4 नंबर का प्रश्न। इसके पहले जो हमने प्रश्न किया है वो 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना, ठीक है, तो ये देखिए 10वां प्रश्न है। इसमें भी ये जो है अवतल लेंस के बारे में कह रहा है। तो एक अवतल लेंस बना ले पहले। तो अवतल लेंस इस तरह का होता है। ठीक है, नहीं ये अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। तो कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो अब इसका जो फोकस दूरी है ना, वो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी यहाँ पर होती है, ये f है, और यहीं पर जो है वस्तु को रख दिया गया है। इसकी फोकस दूरी पर ही वस्तु को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया। तो मान लो ये वस्तु हो गई। ठीक है, और इसका जो जस्ट डबल दूरी होगी उसको हम लोग बोलते हैं 2f1। तो ये हमारा ये 2f1 हो गया। ठीक है, ये f1 है, f1 और 2f1। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक समांतर किरण को ले जाएंगे तो ये समांतर किरण किधर चली जाएगी, इस तरह से। तो इस तरह से ये जाएगी। ठीक है, और एक किरण को जो है हम लोगों को इसके फोकस से ले जाना होता है, सॉरी इसकी वक्रता जो है प्रकाशिक केंद्र से। तो एक किरण को हम लोग इधर चले जाएंगे तो ये किरण इधर से चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों किरणें जो हैं पीछे बढ़ाने पर, ये वाली किरण को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है काट रही है। तो यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनने वाला है ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और ये वस्तु से छोटा भी होगा। तो ये भी वस्तु बोले
तो हम लोग का जो प्रतिबिंब होगा ये यहाँ पर बन रहा है A डैश B डैश। तो ये कैसा है, आभासी है, उसी ओर बन रहा है जिधर की तरफ वस्तु है ना। इसकी स्थिति बताएंगे तो कहें प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी स्थिति और किरण। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसकी हम लोग स्थिति ज्ञात कर लें। ठीक है, तो जो जो दिया गया उसकी सहायता से हम लोग स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया गया है क्या, वस्तु की दूरी दी गई है, तो u दिया है, तो u दिया है, तो ये u है -20 सेंटीमीटर। और हमको फोकस दूरी भी दी गई है कितना, तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लेंस फार्मूला, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है तो लेंस फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा 1/v -1/u = 1/f। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग ज्ञात करें, तो ये 1/v -1/-20 = 1/-20। यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का माइनस में भाग होकर के प्लस हो जाएगा, और इसको हमको भी ज्ञात करना है तो इसको उधर पक्षांतर कर दें, तो ये बन जाएगा 1/v = ये उधर की तरफ जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/20, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, उधर पक्षांतर होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा -1/20। अब ये दोनों जो है धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, और दोनों के हर भी बराबर, तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v = -2/20, और इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1/v जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा -1/10। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 कम 2 और ये 2 दहा में 20, तो ये कट जाएगा। अब इसको हम अगर पलट दें तो पलटने पर ये हमको मिल जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको जो है प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये प्रकाशिक केंद्र से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर स्थिति लिख देंगे, स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्थिति लिख देंगे कि कहाँ पर होगा, तो स्थिति लिखेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और इसकी प्रकृति भी लिखनी पड़ेगी, प्रकृति कैसा बनेगा। तो देखिए अब ये प्रकृति में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ये आभासी होगा, क्योंकि वास्तविक किरणें नहीं मिल रही हैं, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। और कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति हो जाए। ठीक है, तो ये 10 हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। हमने पीछे 6 प्रश्न किए थे, आज वाले भी होंगे। अब इसमें से 2 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न हम लोग और करेंगे। तो ये देखिए 11 नंबर प्रश्न है हम लोग के सामने। हाँ, इसमें कह रहा कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। और कह रहा 20 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। तो कह रहा है गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, और फिर कह रहा 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। ये हमको 3 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत शक्ति को जो है लिख लेंगे। तो इसमें लेकिन पहले क्या, विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति, तो क्या कहते हैं इसको, तो विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा द्वारा, विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसको हम लोग जो है P से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक वो वाट होता है। क्या होता है, SI मात्रक वाट। इसका SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखिए इसमें जो 20 वाट का एक हीटर है 250 वोल्ट, तो इसमें हमको शक्ति दी गई है, मतलब हमको P दिया गया है। P दिया गया है कितना, 200 वाट। ठीक है, और जो है इसमें वोल्टेज दिया है मेंस से, तो इसमें V हमको दिया गया है। V दिया गया है कितना, 250। तो इसमें 250 वोल्ट के जो है उससे जोड़ा जा रहा है मेंस से। तो इससे पूछ रहा है गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। तो इसमें प्रवाहित धारा पूछ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग निकालेंगे इसमें प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, P बराबर V इंटू आई, तो उससे हम लोग I निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो P होता है वो किसके बराबर होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं। तो I बराबर हो जाएगा P बटा V से। तो यहाँ पर ये हमको वैल्यू दी गई है, रख लें। तो P की वैल्यू दी गई है 200 और V की वैल्यू दी गया है 250। तो इसको हम लोग हल कर लें। तो ये 50 चौके 200 और ये 50 पंजे 250। तो ये 4/5 किसको अगर हम लोग काट दें तो ये हो जाएगा 5 8 40, तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। तो हमको धारा मिल गई। तो धारा कितनी है, 0.8 एम्पियर है ना। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा। अब अगली जो चीज़ पूछ रहा है, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हीटर के तार का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो ये दूसरा फार्मूला लग जाएगा। तो ये होता है V²/R। ठीक है, तो एक और हम लोग शक्ति का फार्मूला जानते हैं, वो होता है P बराबर V²/R। तो यहाँ से हम लोग जो है हीटर के तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा, V की वैल्यू हमको दी गई कितना है, 250। तो ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर और बटा 200। तो ये आ जाएगा 250 उड़ते 250 बटा 200। इससे इसको हम लोग जो है काट देंगे और ये 25 हम 625 होता है, इसको हम लोग कर देंगे 625/2 और इसको काट दें। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 कम 2 2 दूना 4 और ये 2 पंजे 10। तो ये कट के आ जाएगा 312.5 ओम। तो यहाँ से R आ जाएगा कितना, 312.5 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा हीटर के तार का प्रतिरोध। अब देखिए तीसरा चीज़ जो पूछा गया है वो करा कि 10 घंटे में व्ययित ऊर्जा बताइए। तो 10 घंटे में व्ययित ऊर्जा हमसे पूछा गया है। तो तीसरी चीज़ें हम लोग को निकालनी पड़ेंगी, व्ययित ऊर्जा। तो ये ऊर्जा क्या होता है, 10 घंटे में करा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P इंटू T निकालना पड़ेगा। तो व्ययित ऊर्जा, व्ययित ऊर्जा क्या हो जाएगा, P इंटू T बटा 1000। ठीक है, इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो P हमको देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, VI इसमें लिख लेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। तो P हमको दिया है, वो सॉरी हाँ 10 घंटे में T तो B दे दिया, हाँ ठीक है। तो P हमको दिया गया है कितना, 200। तो ये 200 रख देंगे और घंटा हमको दिया गया है कितना, 10/1000।
तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये इतना, तो ये आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा, किलोवाट और घंटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, व्ययित ऊर्जा। तो ये सारा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमने ज्ञात कर दिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे व्ययित ऊर्जा बराबर 2 किलोवाट घंटा। तो ये भी हमारा उत्तर आ गया। तो ये तीनों प्रश्न हमारे हो गए और ये टोटल 7 नंबर का प्रश्न है जो हमसे पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, ये अगला जो है 12 नंबर प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इतना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि यदि तार की लंबाई इतना मीटर और अनुप्रस्थ काट इतना हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। विभवांतर दिया है 1.5 वोल्ट और इसमें धारा जो दी गई है आई वो भी दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये दिया गया है। एक तार है चालक, उसकी लंबाई भी दी गई है L, तो इसकी लंबाई L दिया गया है 3 मीटर और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A दिया गया है, एक दिया है 6 × 10⁻⁶ वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसका बोल रहा है प्रतिरोधकता निकालिए। प्रतिरोधकता बोले तो इसमें ये रो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये A है,